प्रोग्राम रियासत में खुशामदीद नाजरीन। वफाकी हुकूमत ने 17.4 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिलीज़ कर दिए हैं। ये एक रिक्वायरमेंट थी इलेक्शन से पहले कि इतने पैसों को जारी किए जाएं ताकि जो इलेक्शन से मुताल्लिक इंतजामात हैं वो बखूबी तौर पर पाया तकमील तक पहुँच सकें। और उसके बाद एक और किस्त जारी करनी है वफाकी हुकूमत ने ताकि इलेक्शन का इनकाद सही तौर पर हो सके। इलेक्शन का इनकाद के लिए कई इसके लवाजमात हैं, बहुत सी चीज़ें ज़रूरी हैं। सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर होनी चाहिए। इसके अलावा जो दीगर इदारे हैं उनकी मुआवनत इलेक्शन कमीशन को मिलनी चाहिए ताकि सही तौर पे पुरअमन तौर पे साफ शफाफ तरीके से इलेक्शन का इनकाद हो सके। वफाकी हुकूमत बड़ी पुरुमीद है, डिटर्मेंट है, हर तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो मदद हो सकती है, जो उनकी डिमांड्स हैं वो पूरी कर रही है। लेकिन कुछ ख़बरें हमें जो खैबर पख्तूनख्वा से मौसूल हुई 3 दिन पहले गवर्नर हाजी गुलाम अली साहब ने जो एक बयान दिया और कहा कि सिक्योरिटी सूरत हाल उनके सूबे में और बलूचिस्तान के कई अजला में ठीक नहीं है और ये ख़ास तौर पर इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन ने 5 लाख से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारों को तलब किया है, फ़ौज से भी मदद मांगी है, सिविल सिक्योरिटी इदारों से भी, और अभी भी 2 लाख के करीब जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनका शॉर्ट फॉल है, यानी कि उनको लेना है ताकि पुरअमन तरीके से इंतखाबात का इनकाद हो सके। इस पर गुफ्तगू करेंगे और कुछ बात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे। ये बहुत ज़रूरी है कि सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए ताकि वो सही तौर पे मुल्क में जमहूरियत को परवान चढ़ा सकें। और साथ ही साथ जब सियासी बात होती है तो सियासी जमातों के माबैन इस वक्त जो गुफ्तो शनीद का सिलसिला है, JUI और मुस्लिम लीग नवाज एक इस सिलसिले की जो है नई कड़ी है। उन्होंने सीट एडजस्टमेंट पर भी इतफाक किया है और एक ब्रॉडर प्रिंसिपल पे भी कि अगर वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए तो मकामी हुकूमतों को वो एम्पावर करेंगे, जो कि एक बहुत ही बुनियादी ज़रूरत है आईन पाकिस्तान के तहत अगर हम सही तौर पे मुल्क का निज़ाम जमहूरी बुनियादों पर चलाना चाहते हैं। ज्वाइन कर रहे हैं मुझे इस पर वकार सती साहब, तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वकार साहब आपका। रुबीना कायम खानी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अज़हर जावेद साहब सहाफ़ी हैं, हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर में निसार चीमा साहब और हाजी गुलाम अली साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और कोशिश करेंगे साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद से भी बात करें और कुछ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से उनसे सीखने की कोशिश करें। वकार सती साहब आपसे ही आगाज़ कर लेता हूँ मैं। वफाकी हुकूमत तो बड़ी ओपन कैटेगोरिक और क्लैरिटी के साथ बात कर रही है। जो इलेक्शन कमीशन उन्होंने कहता है, मिनिस्टर की बात सुने, वज़ीर आज़म की बात सुने। जब हम दूसरी तरफ जाते हैं तो सूबाई हुकूमत या गवर्नर साहब का जो बयान है वो हमें लगता है कि वो अभी भी कुछ तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। वो चाहते हैं कुछ और रिक्वायरमेंट्स पूरी हों ताकि सही तौर पर उनके सूबे में और बलूचिस्तान में इलेक्शन हो सके बग़ैर किसी मुश्किल या रुकावट के। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन अब देखें कि मज़ीद सूबे क्या चाहते हैं, ख़ास तौर पे KPK और बलूचिस्तान क्या चाहते हैं। जितनी इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो पूरी हो रही हैं। पैसों की भी जहाँ तक बात है, आज उसकी आपने बताया अपने इंट्रो में कि उसकी दूसरी किस्त भी वो जारी हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद ये बात अपनी जगह ठीक है कि मुल्क में चहमगोइयाँ हो रही हैं और लोग जो है ना, इसे कहते हैं हार्ड टू हार्ड ये बात कर रहे हैं कि उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि इलेक्शन होंगे। अब अगर पूछें कि भाई इलेक्शन क्यों नहीं होंगे, जिस तरीके से गुलाम अली साहब का जो गवर्नर है उन्होंने बात की, तो उन्होंने 2-3 चीज़ें देखी। आज मौलाना फजल रहमान साहब जो उनकी पार्टी के भी हैं, उन्होंने भी मीडिया टॉक की, उन्होंने भी 2-3 चीज़ें, उनको कुछ सिक्योरिटी के खदशात हैं और कुछ लोगों को मौसम की जो है ना सख्ती को वो देख के वो आ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो इससे पहले भी फरवरी में इलेक्शन हुए। 2008 का जो इलेक्शन था वो भी फरवरी में हुआ था और इससे पहले भी ये सारे होते रहे। शहजाद साहब, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इलेक्शन में ताख़ीर जो है, मैं वसूख से तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज़्यादा ताख़ीर उसमें हो सकती है या मुल्क किसी ऐसी एक नई आजमाइश का मुतहम्मिल हो सकता है। खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिसमें उन्होंने डिटरमिन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जो सियासी अफरा तफरी पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है, उसका वाहिद हल जो है वो ये है कि साफ शफाफ इलेक्शन हो। जो रियासत की नीयत है, जो अदारों की नीयत है कि वो करवाना चाह रहे हैं, तो उसके बाद ही जाके ये गर्द किसी तरफ वो बैठेगी। वरना ये बेयकीनी की जो कैफियत है, उसकी इकॉनमी पे क्या असरात हो रहे हैं, उसकी वैसे जो है ना हर बंदा जहनी मरीज़ बना हुआ है, उसके मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ऐसा कोई इतना डिले हो सकता है। और जो एज़ पर प्लान निगरान हुकूमत जो कर रही है, फैसिलिटेट वो कर रही है, मरकज़ भी कर रहा है, सूबे भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि सूबे और कुछ जमातें हैं उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं या खदशात हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं, उनके खदशात हैं, वो दूर कर लिए जाएंगे। रुबीना कायम खानी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फौरी तौर पे इलेक्शन का मुतालबा पहले भी करती रही है और अब क्योंकि फरवरी में एक तारीख आ गई है,
लेकिन अगर कोई सूबाई हुकूमत ये कहती है कि उनके सूबे के हालात ठीक नहीं हैं या इस वक्त जो है मुनासिब नहीं है, तो इसमें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी राय हतमी है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तय कर लिया है तो अब ये आईनी जिम्मेदारी है हर हुकूमत की कि वो ताउन करे। वफाकी हुकूमत ऑलरेडी ताउन कर रही है भरपूर तरीके से इस पे, लेकिन आप समझते हैं कि सियासी जमातों का भी एक किरदार है कि इलेक्शन जो है वो किसी भी तौर पर ताखीर का शिकार ना हो? जी बिल्कुल। देखें जिस तरह से, क्योंकि कोई भी मुल्क हो और एक जमहूरी सिस्टम होता है, एक जब असम्बलीज़ जो हैं अपनी मुद्दत पूरी कर लेती हैं तो फिर उसके बाद एक इलेक्शन का प्रोसेस होता है। हम तो विद इन 90 डेज़ का कह रहे थे, लेकिन ये भी अच्छा है कि चलें ठीक है, अब 8 फरवरी को जो है इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो गई है और मेरे ख्याल से जल्दी जल्दी जो है वो इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का भी अनाउंसमेंट कर देंगे। और ये क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड वो जो दिन होता है वो बड़ा एक जो है वो रिस्की भी होता है और तमाम सियासी जमातों के लिए एक सिक्योरिटी को मैं समझती हूँ प्रोवाइड करना। बिल्कुल पाकिस्तान में इलेक्शन वाले दिन जो है हालात जिस तरह से होता है, आप देखते हैं कि हमारे यहाँ इवन कैंडिडेट्स के अंदर जो है वो टॉलरेंस नहीं होती, वर्कर्स के अंदर टॉलरेंस नहीं होती और वहाँ पर कोई भी चीज़ की जो है वो किसी भी वक्त जो है वो कोई भी नाचाकी हो सकती है, हालात ख़राब हो सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन की जो डिमांड है जो वो मैं समझती हूँ किसी तरह से ठीक है कि एक जो है वो मतलब फुल प्रूफ जो है वो अपना एक सिस्टम इलेक्शन का होना चाहिए। वो जो दिन है 8 फरवरी का, वो जो है उस दिन सिक्योरिटी जो है कैंडिडेट्स को भी और स्पेशली जो वर्कर्स हैं, जो वोटर्स हैं उनको भी, और स्पेशली जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, वो बहुत सारी चीज़ें आपको पता है कि टॉलरेंस का जो हमारे माशरे में जो कमी है उस दिन जो है वो मुजाहिरा होता है। तो ये मेरी अपनी ज़ाती राय है कि ये ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। निसार चीमा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया निसार चीमा साहब। इससे पहले कि इलेक्शन पे सवाल करूं, अभी मियां नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हुई कल और उसमें बहुत सी बातें ज़ेर बहस आईं, ख़ास तौर पे कि अगर आप लोग हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए तो मकामी हुकूमतों को आप ताकतवर बनाएंगे, एम्पावर कर देंगे। माजी में भी मौके तो आए दोनों जमातों के पास, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस मौके पे MQM के साथ भी आपकी यही गुफ्तगू हुई है, आप एक आईनी तरमीम या कानून साजी करने का इसमें सोच रहे हैं। क्या वजह है कि में नहीं हो सका और इस दफ़ा क्या फ़र्क होगा? क्या गारंटी है कि ये जो वादा किया गया है ये इलेक्शन के बाद अगर आप हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए तो पूरा हो जाएगा? देखिए शहजाद साहब, मियां नवाज शरीफ ने जब भी कोई वादा किया तो उसको पूरा किया है, उसको निभाया है। और जब वो वादा कर रहे हैं और जब ऐलान हो रहा है कि हम ये जो लोकल गवर्नमेंट जो है, लोकल बॉडीज, उनको स्ट्रेंथन करेंगे और इख्तियारात की मुंतकिली जो है वो ग्रास रूट लेवल तक करेंगे। जिस तरह मरकज से सूबों में ये इंतकाल इक़्तिदार, ये इंतकाल इख्तियारात हुआ, ये 18वीं तरमीम के जरिए उसको मजीद आगे ले जाने के लिए, नीचे ले जाने के लिए, ग्रास रूट लेवल तक ले जाने के लिए, अवाम को रिलीफ देने के लिए, अवाम के मसले मुकामी सतह पर हल करने के लिए ये ज़रूरी है कि बल्दियाती इदारे जो हैं उनको मुस्तहकम किया जाए। और मुझे यकीन है कि जनरल इलेक्शन के बाद हुकूमत जो है वो इसकी तरफ खुसूसी तवज्जो देगी इंशाअल्लाह। इसमें चीमा साहब एक बहस और भी शुरू हुई माजी करीब, आपने भी यकीनन सुना होगा, आपकी पार्टी से भी कुछ ऐसी चीज़ें मंसूब की गई, अगरचा बाज़ाब्ता तौर पे आप लोगों की एक्सप्लेनेशन भी इस पर आ गई कि जो 18वीं तरमीम है उसमें तब्दीली होनी चाहिए, यानी कि सूबों को इख्तियारात जो मुंतकिल कर दिए गए थे वो शायद ना होते तो ज़्यादा बेहतर होता। अब जो है बात कर रहे हैं, ये जो आपका मुआहदा एक हुआ है JUI और MQM के साथ, ये बिल्कुल 360 डिग्री अलहदा बात है। तो एक तरफ तो ये गुफ्तगू चल रही है कि जी 18वीं तरमीम ही जो थी मतलब उसको सही तौर पे नहीं नाफिजुल अमल किया गया, दूसरी तरफ जो है बल्दियाती हुकूमतों को एम्पावर करने की बात है। तो ये क्या दो राय हैं आपकी जमात में इस हवाले से? गुजारिश ये है कि देखें, कुरान और हदीस के अलावा कोई चीज़ सर पे आखिर नहीं है होती। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, हमेशा इस्लाह की, बेहतरी की गुंजाइश रहती है। कोई तरमीम भी हो, कोई हतमी और आखिरी नहीं होती, उसमें यकीनन इस्लाह की गुंजाइश होती है। और अगर ये है कि इस्लाह जो है उसमें इम्प्रूवमेंट अगर आवाम के मुख्तलिफ नुमाइंदों के जरिए हो तो उस पर कोई हर्ज नहीं है। ये किसी पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि ये हतमी और आखिरी और इसमें फाइनल है और इसमें कोई चीज़ तो जो है कोई इसमें इजाफा
इसमें कमी पेशी नहीं हो सकती। हर तरमीम में, हर कानून में इस्लाह की गुंजाइश होती है। आप मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली रह चुकी हैं, रुबीना काइम खानी साहिबा भी जो है वो पार्लियामान का हिस्सा रह चुकी हैं, लेकिन हमने ये देखा जो मेंबरान होते हैं ख़ास तौर पे कौमी असेंबली की, उनकी कोशिश मतलब सबकी नहीं लेकिन कुछ की यकीनन होती होगी कि जो सवाबदीदी फंड्स हैं वो उनके ही ज़रिए इस्तेमाल होने चाहिए। असूली तौर पे तो ये बल्दियाती हुकूमतों का काम है, तो क्या इस लेवल पे जो लोग हैं, सियासतदान हैं, वो ये सेक्रीफाइस करने को तैयार होंगे ब्रॉडली? नहीं, देखें वो उसमें फंड्स की इस तरह नहीं है कि ये जो फंड हैं ये जो नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबरों के जरिए इस्तेमाल होते हैं वो जो सारे उधर मुंतकिल हो जाए, ये ऐसी बात नहीं है। देखें ये अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, खा बल्दियाती नुमाइंदे हों, खा सूबाई असम्बली के मुंतखब अरकान हों या कौमी असम्बली के हों, जाहिर है कि उनके जो राय दहिंदगान हैं, जो भी उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जाहिर है उनकी ख्वाहिश होती है कि वहाँ डेवलपमेंट का काम जो उसके लिए भी उनसे रब्ता करते हैं, रजू करते हैं। इस वजह से वो कोई ऐसा मसला नहीं है, फंड्स का मुनासिब उसका इंतजाम हो सकता है। बल्दियाती इदारे जो है उसके लिए भी इस्तेमाल होने चाहिए। कई काम जो है वो बल्दियाती इदारों के काम करने वाले होते हैं, कई जो है वो सूबाई और कौमी असम्बली के अरकान के जरिए भी अगर हों, अगर कोई ये तरक्याती, मतलब आप कहते हैं कि इसमें हर्ज कोई नहीं है। अजहर जावेद साहब, इसी इशू पे आप क्योंकि यूके में रहते हैं और वहाँ पे जो है ये मकामी हुकूमतों का निज़ाम बहुत मजबूत है, ज़रा सा बताएं हमें कि क्या हाउस ऑफ कॉमन का कोई मेंबर इस तरह के फंड हासिल कर सकता है और फिर अपनी सवाबदीद पे वो जहाँ चाहे खर्च कर सकता है, या प्योरली ये डिस्ट्रिक्ट या लोकल गवर्नमेंट्स का काम होता है कि जिस सतह के काम करने हैं वो उनके सवाबदीदी इख्तियार में हो, फंड्स भी उनके पास हों? बहुत शुक्रिया। देखें यहाँ पे सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर किसी भी मेंबरान ने हाउस ऑफ कॉमन या हाउस ऑफ लॉर्ड्स का तरक्याती कामों के हवाले से कोई किरदार नहीं। यहाँ पे जो लोकल काउंसिल्स हैं वो बिल्कुल बाख्तियार होती हैं, तमाम फंड्स उनके ज़ेरे निगरानी होते हैं। वो अपने इलाके में तरक्याती काम हो, एजुकेशन हो, इन चीज़ों को सारा वही मॉनिटर करते हैं। जो नेशनल हेल्थ सर्विस है वो एक अलहदा फेडरल बॉडी है और उसमें भी किसी किस्म की कोई मेंबरान असम्बली का किरदार नहीं होता। यहाँ पे इसी किरदार की वजह से जब आप निचले लेवल पे आपने इख्तियारात दे दिए हैं, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि लंदन इस वक्त 32 आप कह सकते हैं लोकल बारोज या हम इसे लोकल काउंसिल्स कहते हैं, उसमें उसको डिवाइड किया गया है और हर बारो अपने इलाके में सफाई का इंतजाम, हर अपने तरक्याती कामों का इंतजाम, अपने स्कूलों का इंतजाम उसके लिए बाइख्तियार है। उनके जो मुंतखब जो लोकल काउंसिल के नुमाइंदगान हैं, जो लोकल काउंसिल्स हैं, जो काउंसलर्स हैं, जो उनके जो लीडर ऑफ द काउंसिल्स हैं, वो इस चीज़ का जो है वो सारा ख्याल रखते हैं कि पूरी साल की प्लानिंग क्या होती है। तो पाकिस्तान से यहाँ टोटल बिल्कुल डिफरेंट जो है वो एक निज़ाम है जो कि सक्सेसफुल भी है और बिल्कुल पाकिस्तान में भी ये सक्सेसफुल निज़ाम होना चाहिए। अब मसला कहाँ ये पे आता है इस वक्त? देखें जो आपने बात की इलेक्शन में ताक़ीद के हवाले से, सिवाय एक शख्स के बाकी तमाम जो पॉलिटिकल क़यादत है इस वक्त एक मैच्योर क़यादत है। तमाम जो पॉलिटिकल हमारे लीडर्स हैं उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हों, आसिफ अली जरदारी साहब हों, मौलाना फजल रहमान साहब हों, IPP की क़यादत, वो सब इस वक्त पाकिस्तान को एक हल देना चाहते हैं, मुस्तकिल सियासी हल, और उसके लिए इंतखाबात ज़रूरी हैं। यहाँ पर भी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज भी देखते हैं वो भी इसी तरफ देख रहे हैं कि अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानियों की कोई ओपिनियन चेंज हुई है? जिस तरह कुछ हमने मनफी उनके ट्रेंड्स देखे कुछ अरसा पहले तक, मतलब सबके नहीं चंद एक के, कुछ उनकी मतलब सोच जो है वो दुरुस्त सिमत में गई है, मतलब वो समझ चुकी हैं कि जो पहले कुछ लोग थे वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, या नहीं, या सोच वही है अभी तक? देखा जी, ओवरसीज पाकिस्तानी शिकार हुए हैं फेक प्रोपेगेंडा का। पिछले 10 साल उनको एक झूठा, एक बेबुनियाद, एक मनफी प्रोपेगेंडा उनके जो दिमागों में डाला गया थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और इतना जहरीला था कि उसको निकलने में अब कुछ टाइम दरकार होगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक बड़ी तादाद जो मतलब पाकिस्तानियों की है, ओवरसीज पाकिस्तानियों की है, उनको समझ आ चुकी है कि पिछले 10 साल से पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की गई। 2014 में जो लंदन प्लान के जरिए इमरान खान साहब और उनके जो हवारी थे यहाँ पर जब इकट्ठे हुए और यहाँ पे जो धरनों का प्लान बना, उसके बाद से पाकिस्तान आज तक गैर मुस्तहकम है। चलें इस पे आता हूँ वापस, अजहर साहब इस पे वापस आता हूँ आपके। वकार सती साहब, अगर आप किसी भी हल्के में चले जाएं,
और शायद ही कोई ऐसी गली मोहल्ला हो जहाँ पे MNA साहब की, MPA साहब की, इवन के जो रिजर्व सीट पे लोग आते हैं या ख़वातीन आती हैं, उनकी तख्ती ना लगी हो कि जी ये तरक्याती काम करवाया, इतने पैसे इसके लिए मुख्तस किए गए। अब मतलब ये एक बहुत बड़ा आपके लिए आपकी पब्लिसिटी भी है, वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश भी है। ये सिलसिला आप समझते हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग हो रही है बड़ी सियासी जमातों में, ये ख़त्म हो जाएगा? देखिए शहजाद, मैं नहीं समझता। वैसे चूँकि इलेक्शन का दौरा है और लोग जो हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के अपने अपने मैनिफेस्टो हैं, मंशूर हैं और वादे करेंगे, लोगों से वोट लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तमाम जमातों का मुश्तरका मसला है। देखिए सारी दुनिया को पता है कि जो लेजिस्लेटर्स होते हैं, जो MNA MPAs होते हैं, उनका काम है कानून साजी करना, उनका काम है राह मुतय्यन करना, पॉलिसी देना। और जो PSDP है या वो तरक्याती काम है, वो तो बल्दियाती सारी दुनिया में बल्दियाती इदारे करते हैं। आप पाकिस्तान में देखें 2002 में जनरल मुशर्रफ के दौर में उनको लोग बहुत वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कई दूर दराज इलाकों में जो तरक्याती काम हुआ है, वही जो उनका बल्दियाती निज़ाम था वो कितना कामयाब था। इवन के आम लोगों को उससे, बल्कि आप देखें ये मलका कौसार मरी में माइनस टेम्परेचर है इस वक्त। पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में गैस नहीं है, लेकिन वहाँ पे गैस है। वो उसकी दौर में आई थी। इस तरह और बहुत सारा है। दूसरा, ये जो लोग हैं ना, जो सियासतदान है, ज़ाहिर है हम जमहूरियत का जो है हम वो उसको चाहते हैं कि वो फ़रोग पाए, पनपे, वो आगे करें, लेकिन माजरत के साथ मैं अक्रॉस द बोर्ड सब की बात करता हूँ कि बहुत सारे सियासतदान ऐसे हैं कि जो अपने सालाना जो तरक्याती फंड लेते हैं वो लगाते नहीं हैं। उसमें वाज़ेह मिसाल आपको बलूचिस्तान में मिलेगी। आप पाकिस्तान का गुज़िश्ता 20 साल वो बजट उठा के देखें कि बलूचिस्तान को कितना गया है, और आप वहाँ वो ग्राउंड पे जाके देखें कि वहाँ पे लगा कितना है। ऐसा नहीं होता, और ये पाकिस्तान के बेशतर इलाकों का यही वो सूरत हाल है। कैपेसिटी की वजह से, कैपेसिटी भी आप कह सकते हैं, लेकिन मैं अब उसको क्या कहूँ। और कितने रेफरेंस हमारे पास मौजूद है, केसेस कितने मौजूद हैं जो उसके वो रिश्वत के, किक बैग्स के, वो सारा करते हैं। तो लेजिस्लेटर्स का तो कहीं काम नहीं होता। मैं तुर्की से भी हम एक वो दौरा करके आए हैं, आप यकीन जाने उनका इतना ज़बरदस्त सिस्टम है। और वो जो बरसरे इक़्तिदार जमात है उसके अगेंस्ट जो है वो मेयर्स लगे हुए हैं वो वहाँ पे, लेकिन वो बेहतरीन काम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, अपनी रियासत के लिए। तो ये हमारे मुल्क में क्यों नहीं हो सकता? तो मतलब ये 2-3 सियासी जमातों ने, MQM, JUI और नून लीग का इस पे कंसेंसस है। पीपल्स पार्टी भी इस पर बिलीव करती है। अभी कराची में हमने जैसे देखा, तो उम्मीद करते हैं कि ये जितनी जमातें पार्लियामान में आएंगी, तो अगर आईनी तरमीम भी करनी पड़ी तो वो कर लेंगी। इसका बहुत रोशन इम्कान। देखिए हमें उम्मीद बेहतरी की करनी चाहिए, और इस मामले में ज़ाहिर है उनको थोड़ी सी गुंजाइश देनी चाहिए। लेकिन इस टॉपिक के ऊपर जो इन तमाम सियासी जमातों का ट्रैक रिकॉर्ड है ना माजी का, आप ज़्यादा दूर ना जाएं, 2008 से लेके ऑनवर्ड आप चीज़ें वो देख लें, वो कोई बहुत ज़्यादा शानदार नहीं है। मैं ये नहीं किसी एक जमात को टारगेट नहीं कर रहा, क्योंकि उनका अपना स्टेक लगा हुआ है ना सर। दुरुस्त। रुबीना कायम खानी साहिबा, एक तो जो रेफरेंस की बात अभी वकार सती साहब ने की, ऐसी भी मिसालें आई जो बहुत अनफॉर्चुनेट थी कि कुछ रिजर्व सीट पे जो मेंबरान थे कौमी असम्बली के, उन्होंने बजाय अपने इलाके में फंड्स लगाने के वो किसी और इलाके में लग गए जो उनका इलाके से ताल्लुक नहीं है। क्यों लगाए, ये एक अलहदा बहस है। इससे पहले 2008 ऑनवर्ड की बात कर रहे थे, सिंध में MQM ने कई दफ़ा लोकल गवर्नमेंट बनाई कराची में, और शिकवा करते रहे, इल्ज़ाम लगाते रहे कि हमें एम्पावर नहीं किया जा रहा। तो पीपल्स पार्टी का भी ट्रैक रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को इतना अच्छा नहीं। नेक्स्ट टाइम क्या फ़र्क होगा? क्या आप नून लीग, JUI और MQM की सोच को इंडोर्स करेंगे? रुबीना कायम खानी साहब, आपसे सवाल किया है। जी, मुझे आपकी आवाज़, सवाल मैंने सुना नहीं है आपका सही। सवाल मेरा ये था, भी वकार सती साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि सियासी जमातों का ट्रैक रिकॉर्ड मकामी हुकूमतों को एम्पावर करने के हवाले से इतना अच्छा नहीं है। MQM का यही इल्ज़ाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। अब अगर 3 सियासी जमातों ने वाज़े तौर पर एक अंडरस्टैंडिंग कर ली है कि हुकूमत में आने के बाद वो इन्हें एम्पावर करेंगे, सो पीपल्स पार्टी चाहे हुकूमत में आए या अपोजिशन में हो, रिगार्डलेस इसके इस मूव को सपोर्ट करेगी इलेक्शन के बाद? देखिए, मुझे आपकी आवाज़ अभी भी मैं सही से समझ नहीं सकी हूँ आपका सवाल, क्योंकि बार बार कट रही है आपकी आवाज़। मैं जो समझी हूँ कि वो बिल्कुल सिस्टम को देखें, जो भी ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की बात की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पॉलिटिकल जमातें हैं, जो मैंडेट लेकर जो है असम्बलीज़ में आती हैं, उसको जो है इकट्ठा रह के, और अगर कोई भी, अगर आप किसी भी जमात में, इतनी सारी जमातें हैं जिन अगर बात कर सकते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वाहिद जमात है जिन्होंने तमाम जमातों
को इकट्ठा करने की बात की है, तमाम स्टेक होल्डर्स को कहा है कि एक मतलब पेज पे रह के जो है हम मुल्क की मसाइल का हल कर सकते हैं। सोलो फ्लाइट इस वक्त मुल्क में कोई कर ही नहीं सकता, और जब तक जमातें एक दूसरे की मैंडेट को जो है वो तस्लीम नहीं करेंगी, एक दूसरे को जो है वो की सपोर्ट नहीं करेंगी, हमें देखें क्या करना है, हमें आवाम को डिलीवर करना है, हमें अपनी ज़ाती जंग नहीं लड़ रही कोई भी। मैं समझती हूँ अगर कोई सियासी जमात है तो वो वर्कर्स की अपनी बात करता है, वो मुल्क की बात करता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से आप देखें कि हमारी लीडरशिप हो या वर्कर्स हो या मतलब आप देख लें कि हमारी जमात एक वाहिद जमात मिलेगी जिसने COD किया, फिर दूसरा COD करने की भी बात की, फिर जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी है उसकी भी बात जो है वो हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ही करती है। और अगर आप कुर्बानियों की बात करते हैं तो वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। हमने आज तक एक किसी का गमला किसी इदारे का नहीं तोड़ा, लेकिन हमने इस मुल्क के लिए जानें दी हैं, हमने इस मुल्क के लिए शहादतें की हैं। जहां लीडरों ने दिए वहां वर्करों ने भी दी है। और मैं ये कहूँगी कि जो है अभी ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरह से 18th अमेंडमेंट की बसात को लपेटने की बात होती है, ये जो है बहुत मुज़ायका ख़ैज़ है। जो पार्टी मैं समझती हूँ इस मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है वो इस तरह की बातें अच्छा, लेकिन यही सवाल था मेरा रुबीना कायम खानी साहिबा, इसी कॉन्टेक्स्ट यही था। बात करते हैं सुबह की मुख्तियारी की, लोगों की खुद मुख्तियारी की, तो वो 18th अमेंडमेंट जो है एक बड़ा तोहफा है 73 के आइन के बाद। तो इसको मैं समझती हूँ कोई भी जमात इसके खिलाफ अगर बात करती है तो वो मुल्क की हामी नहीं हो सकती। मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल यही मेरा कॉन्टेक्स्ट यही था सवाल का कि अब नून लीग, JUI और MQM के दरमियान हमें एक अंडरस्टैंडिंग नजर आ रही है कि मकामी हुकूमतों को एम्पावर करना है। ये तो बिल्कुल 18th अमेंडमेंट की ट्रू स्पिरिट के मुताबिक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे MQM मुसलसल इल्ज़ाम लगाती आई है कि उनके दौर में जब वो उनकी मकामी हुकूमत थी तो एम्पावर नहीं किया। तो आप इस मूव को कैसे देखती हैं? ये तो 18th अमेंडमेंट को ख़त्म करना ना हुआ बल्कि उसको इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट करना हुआ। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर देखें जो अभी एक जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है और जो शुरू से हम कर रहे थे, जिस लाडले को जो है वो मुल्क से बाहर जो मैं इतनी मुश्किल वक्त में मुल्क को छोड़कर सॉरी मैम, एक मिनट आपको रोकूंगा माजरत के साथ। आप यहीं से गुफ्तगू अपनी शुरू कीजिएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब। क्वेश्चन इसके 3 दिन पहले आपका एक बयान था जिसमें आपने कुछ सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया और कहा KP और बलूचिस्तान इलेक्शन के हवाले से। इस सिलसिले में आप क्या समझते हैं कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको डर है, खदशा है कि इलेक्शन ताखीर का शिकार हो सकते हैं इस वजह से उन इलाकों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। देखो, इस बयान का मतलब ये था कि एक सवाल के जवाब में कि पिछा खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल क्या है। तो खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल जिन इलाकों का मैंने उनको जिक्र किया कि इस वक्त आप देखें लकी मरवत या हमारे DI खान, बनू, वजीरिस्तान, कुरम और इस तरह अखबारात में हम पढ़ते हैं कि बलूचिस्तान के इलाकों में भी अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्या फिर इलेक्शन आगे पीछे हो सकते हैं। हमने कहा कि देखो, इलेक्शन कराना ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिस्पांसिबिलिटी और जिम्मेदारी है और उनको सपोर्ट और अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाना वफाकी और सूबाई हुकूमतों का और रियासत के इदारों का काम है। तो इसके लिए वो कोशिश करेंगे और अगर हालात इस नज पर हैं तो फिर सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत से रब्ता करेगी कि ये चीजें हैं, ये हमें तकलीफ है। लेकिन आप समझते हैं कि अभी वो वक्त नहीं आया, सूरत हाल उस तरह की नहीं है कि आपकी हुकूमत को जरूरत पड़े वफाक से रब्ता करने की? आजब और सकरोट में देखो मसलन, जी अब देखो कि वहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ। आप फिर 2 दिन पहले देखो GT रोड पर हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के 3 कारकुनों को मारा। दुरुस्त। तो ये इस तरह के ये इस तरह है ना कि इसको चेक करना। लेकिन गवर्नर साहब एक सवाल है, 2008 में तो इससे भी ज्यादा खतरनाक सूरत हाल थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP के रहनुमाओं पर हमले हो रहे थे, फिर भी इलेक्शन हुआ नहीं। तो मैं भी ये कहता हूँ कि रियासत और रियासत के इदारे, सूबाई और वफाकी हुकूमत उनको सब कुछ प्रोवाइड करेगी। हम तो इलेक्शन के वो नहीं है, हम तो कहते हैं कि इलेक्शन हो।
इलेक्शन इस सब मसलों का जो हमारा इक्तिसादी हालात है, माशी सूरत हाल है, सियासी जो हालात है, इसकी बेहतरी के लिए इलेक्शन होना लाजमी है। लेकिन अगर कहाँ इस तरह मुश्किलात हो तो उस मुश्किलात का हल ढूंढना पड़ेगा। तो हल ढूंढने के लिए आपने कोई बनाया लाया अमल, कितनी क्लोज कोऑर्डिनेशन है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की रिस्पांसिबिलिटी और जिम्मेदारी है। आप यकीनन राब्ते में होंगे सूबाई हुकूमत से, खास तौर पे। जब कहेगा तो मशवरत होगी लाजमी। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। कुरान करीम मुक़द्दस तरीन किताब भी है और महफूज तरीन भी। कुरान करीम जिस शक्ल में नाजिल हुआ था आज तक अल्हम्दुलिल्लाह उसी शक्ल में मौजूद है, पूरे ज़बर ज़ेर के साथ और हरकात व सकनात के साथ महफूज और मौजूद है। आईन पाकिस्तान की रूह से कुरान करीम की तबाअत, इशाअत, रिकॉर्डिंग जिस शक्ल में भी कुरान करीम को शाये किया जाएगा उसका सही शाये करना ज़रूरी है। लिहाजा तमाम मुसलमान और गैर मुस्लिम शहरियों से ये अपील है कि वो मुल्क के कानून का एहतराम करें, शरीयत के अहकामात पर अमल करें और कुरान करीम के हवाले से सोशल मीडिया पर या इसकी प्रिंटिंग या किसी भी निसाबी कुतुब में कुरान करीम की किसी भी आयत का हवाला हो तो उसमें इंतहाई ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें। इसी तरह मुक़द्दस शख्सियात के हवाले से भी कोई गुस्ताखाना मवाद और कोई गुस्ताखाना तबसरा काबिल सज़ा जुर्म है। लिहाजा इस बारे में इंतहाई मोहतात रहें और कुरान करीम के तक़द्दुस को और मुक़द्दस शख्सियात के एहतराम को मलहूज़ रखें। क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख इबारत है एक जहदे मुसलसल से। दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें, दहशत गर्दी का नासूर, एटमी कुव्वत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है, तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपेक जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुर उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। वक्फे से पहले गुफ्तगू कर रहे थे इलेक्शन के इनेकाद की, उसके जो चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन बहुत पुरुमीद और डिटर्मिन्ड है वफाकी हुकूमत भी, सूबाई हुकूमतें भी, कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की हर जो डिमांड है, आइनी डिमांड है, उसको पूरा करना है और जितने भी चैलेंजेस हैं उनसे निमटना है ताकि साफ, शफाफ और पुरअमन इलेक्शन का इनेकाद 8 फरवरी को हो सके सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक। वकार सती साहब, मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि सियासी जमातों के हवाले से बात की जाए। अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो कि चैलेंज हो गए और उसमें का ना पता था कि कौन कंटेस्ट कर रहा है, सारे के सारे जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। तो ये पिक एंड चूज़ का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जब तक सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं आएगी तो वो जमहूरियत को आगे फ़रोग कैसे दे सकेंगे? और इससे पहले जो JUI और मुस्लिम लीग नवाज़ के माबैन ये अंडरस्टैंडिंग है, आप देखते हैं कि ये कोई बड़ा एक अलायंस भी बनने जा रहा है MQM, JUI और नून लीग का? देखिए शहजाद, बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस के एक वो स्टूडेंट के, और जितने हमने तकरीबन 2 दहाइयों से ज़्यादा जो ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं इसको कवर किया है, 2 तरह के इत्तेहाद बनते हैं। एक होता है कब इलेक्शन से पहले इंतखाबी इत्तेहाद बनता है, और एक पार्लिमान के अंदर जो लोग आ जाते हैं वहाँ पे इत्तेहाद बनता है। अब दोनों की जो सूरत हाल थोड़ा मुख्तलिफ है। इलेक्शन के बाद वाला जो इत्तेहाद होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा मुनज़्ज़म, थोड़ा ज़्यादा
पायदार होता है, लोगों के गोल्स एक ही तरह के होते हैं, लेकिन जो इत्तेहाद इंतखाबात से पहले होता है उसकी सिमत कोई नहीं होती। नहीं, लेकिन इसमें तो बड़ी डिटेल से तय किया उन्होंने, कहा कि जी ज्वाइंट कैंडिडेट अगर जहां पे इत्तेफाक राय नहीं हो सका तो सूबाई पे एक पार्टी और कौमी असेंबली की सीट पे दूसरी। देखिए, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो पीटीआई की गवर्नमेंट से पहले भी ये कमेटियां बनती रही हैं, बड़े बड़े वहाँ फार्मूले बने। अब मुझे एक बात बताएं, या हमारे लिए ये सारी जमातें काबिल एहतराम जमातें हैं, मुझे ये बताएं कि जो सुबह सिंध में इत्तेहाद बना है जिसमें पीपल्स पार्टी को छोड़ के बाकी तमाम जमातें उसके मुखालिफ हैं, उसके अगेंस्ट है, उस इत्तेहाद में उसमें पीटीआई शामिल है, पीएमएलएन शामिल है, जेयूआई शामिल है, एमक्यूएम शामिल है, उसमें जीडीए शामिल है। अब मुझे सिर्फ आप ये बताएं कि वहां पर मुस्लिम लीग नून जेयूआई को क्या देगी? अब जो वहां पर इवन अगर कराची की आप बात करें, जितने इत्तेहाद की जमातें हैं वो अपनी कैपेसिटी से, अच्छा इसमें मैं एएनपी भूल गया हूं, ठीक है, वो अपनी जो उनकी कैपेसिटी है उससे बहुत ज्यादा वो मुतालबा कर रहे हैं। अभी तो चीजें निकलेंगी ना भाई, एमक्यूएम को कितनी सीटें मिलेंगी, एमक्यूएम क्यों छोड़ेगी? सही। और वो नून लीग वहां से कराची से क्या देगी, एएनपी कितनी मांग रही है, या इवन जमात इस्लामी अगर लड़ेगी तो वो भी तो किसी ना किसी खाते जाएगी ना। तो अब मुझे तो यहाँ पे समझ, हाँ मुस्लिम लीग नून जेयूआई को वो पंजाब में दे सकती है, सिंध में क्या जेयूआई को पीपल्स पार्टी बेहतर तरीके से अकोमोडेट कर सकती है या मुस्लिम लीग नून बेहतर तरीके से कर सकती है? ठीक, मैं दूसरे सवाल पे आता हूं, चीमा साहब से इस पे जरा एक रिएक्शन ले लूं। चीमा साहब हमारे साथ ही हैं। निसार चीमा साहब, आवाज आ रही है आपको? जी सर, ये अभी बात हो रही थी जो जेयूआई और नून लीग का एक इत्तेफाक राय हुआ है सीट एडजस्टमेंट पे, इलेक्शन के बाद कैसे चलना है, इवन के जो सदारती उम्मीदवार होगा उसके भी बारे में भी बातचीत हुई है। तो ये क्या पूरे नेशनल लेवल पे ये एडजस्टमेंट हो जाएगी आपकी, आप समझते हैं कामयाब होगी, या आप समझते हैं कि ये मकामी या सूबाई सतह तक इसको महदूद रखना पड़ेगा? देखिए, ये फितरी अमर है कि इलेक्शन से पहले हम ख्याल जमातें जो हैं, सियासी जमातें, उनकी कोशिश होती है कि हम एक सियासी इत्तेहाद की शक्ल में इंतखाबात में हिस्सा लें, और मैं समझता हूँ ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इलेक्शन के बाद मुझे यूँ नजर आता है कि देखिए, हम तो पीटीआई के दौर में अपोजिशन में जब थे तो पीपल्स पार्टी हमारे साथ थी। सिंध में जो इत्तेहाद है कोई पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं है, कतई उसके खिलाफ नहीं है, ये तासुरी गलत है। अच्छा। पीपल्स पार्टी पीटीआई के दौरे हुकूमत में है, हमारे साथ थी, हम मिलकर हम उनके जबर का, उनके गैर आइनी गैर कानूनी हथकंडों का मुकाबला करते रहे, उनके इंतकाम का निशाना बने रहे। जब हुकूमत में हम आए हैं तो उस वक्त भी हम इकट्ठे थे, पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात थी। और मुझे, लेकिन सर अगर बैलेट पेपर पे आपके उम्मीदवार के साथ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार का नाम लिखा गया तो फिर तो अल्टीमेटली वो मुकाबला तो पीपल्स पार्टी से ही होगा। नहीं, वो सही है, लेकिन इलेक्शन के बाद मुझे तो फिर नजर आता है कि इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी हमारी नई हुकूमत जो बनेगी, मियां नवाज शरीफ की क़यादत में, हमारे कायद जो है, ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ ही अब ये आइंदा, इट इज रिटन ऑन द वॉल, ये तो ये है कि नजर आ रहा है, पूरी कौम को नजर आता है कि आइंदा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे, तो उनकी क़यादत में जो हुकूमत बनेगी पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह उस हुकूमत में हमारा साथ होगी जी। अच्छा, आप खासी शायद खुशफहमी है या ओवर ये वकार सिद्दीकी साहब, चीमा साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं? मादरत, मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा। देखें, मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी जद्दोजहद है, बहुत एक तवील उन्होंने एक वो काविशें की हैं, अवामी वो खिदमत की है। अभी आज सुनने में ये आ रहा है कि सीट एडजस्टमेंट हो रही है और मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने शेयर में से किसी को वो दे रही है। तो क्या आप समझते हैं कि जिन हलकों में मुस्लिम लीग नून के जो लोग इलेक्शन वो लड़ना चाह रहे हैं, उनकी जगह जब आप किसी और के साथ एडजस्टमेंट करेंगे तो उस वर्कर का क्या वो दिल करेगा, या वो उसकी जो सियासी जद्दोजहद है वो कहाँ जाएगी? चीमा साहब, देखिए, गुजारिश ये है कि जिन हलकों में हमारे उम्मीदवार कामयाब हुए, कौमी असेंबली में या सूबाई असेंबली में, जाहिर है कि वहां तो वो सीटें तो हमारे पास ही रहेंगी। जहां हमारा कोई कैंडिडेट कमजोर है, वो दूसरे नंबर पे भी नहीं आया, अगर वहां से कोई पिछले इलेक्शन में पीटीआई को जितवा दिया गया और हमारा कैंडिडेट दूसरे नंबर पे नहीं आया, दूसरे नंबर पे फर्ज करे कोई जेयूआई का आ गया या किसी और जमात का, और हम ख्याल है वो हमारे इस वक्त, तो फिर यह है कि फिर उनको एडजस्ट करना, उनको सीट एडजस्टमेंट में उनको अकोमोडेट करना, मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी गलत और गैर फितरी बात नहीं है। यानी कि प्रायोरिटी आप अपने लोगों को देंगे प्रोवाइडेड के लास्ट इलेक्शन के रिजल्ट के आते हैं। रुबीना काइम खानी साहिबा, अगर चीमा साहब की बात को मान लिया जाए और ऐसे ही हो जैसे वो कह रहे हैं, तो उसका मतलब है कि अगले फॉरेन मिनिस्टर भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो सकते हैं मियां साहब की क़यादत में।
देखिए, फॉरेन मिनिस्टर तो नहीं, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनको ही जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पिछले दिनों बलूचिस्तान में और जो दूसरे जगह हम लोगों को जो रिस्पांस मिल रहा है स्पेशली आवाम की तरफ से, और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जो है वो अपनी आवाम पे, अपने वोटर्स पे जो है वो बिलीव करती है। और इंशाल्लाह हम एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो आएंगे नेक्स्ट गवर्नमेंट में, एज अ फॉरेन मिनिस्टर नहीं। दूसरा मैं ये कहूँगी कि देखें, गठजोड़ तो होते रहते हैं सियासी जमातों के, JUI है, PMLN है, MQM है, ये बेशक जो है इस तरह के इत्तेहाद बनते रहें, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम पे बिलीव किया है और आवाम के ही ज़रिए जो है वो हमेशा हमने हुकूमत बनाई है। अगर आप माजी में भी आप देख लें, ना ही हमने कोई डील की है, ना ही हम किसी चोर दरवाजे से आए। हमने जहाँ पर केसेस का मुकाबला करना हुआ, हमने जेलें काटनी हुई, वो भी काटी इसी मुल्क में रह के आवाम के अंदर है। आपकी जमात के कुछ रहनुमा ये भी इंदिया दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है इलेक्शन से पहले, ये मुमकिनात में से है? देखिए, मैंने ये कहा आपको कि शहजाद साहब के पॉलिटिकल जमातें और स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है हमेशा बिलीव करती है कि जो जिसका ड्यू मैंडेट हो उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसको जो है वो अगर मुल्की मसाइल में बिठाकर उसके साथ बैठा जा सकता है तो क्यों ना बैठा जाए। और मैं ये कहूँगी कि ये कबल वक्त है, ये अभी मैं समझती हूँ इसका जवाब देना सही मैं, क्योंकि इस सियासत में कोई भी मतलब हरफे आखिर बात नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। अजहर जावेद साहब, अब आपको क्या महसूस हो रहा है? थोड़ा सा दूर बैठे हैं लेकिन आप एक ओवरऑल व्यू हमसे ज़्यादा अच्छा रखते हैं बाहर बैठ के पाकिस्तानी सियासत के हवाले से। अब ये अलायंसेस बन जाएंगे जिसमें नून लीग, JUI, MQM और एक आध जमात और एक तरफ खड़ी नजर आएगी, पीपल्स पार्टी, इसमें आप अगर ANP को भी शामिल कर लें या अगर तहरीक इंसाफ से जैसे गुफ्तगू हो रही है कुछ सतह पे, आप समझते हैं कि ये बन जाएगा अलायंस और फिर आगे देखेंगे कि कौन जीतता है और बात की बात बाद में? जी देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, मैंने जैसे पहले कहा, पाकिस्तान इस वक्त मुश्किलात का शिकार है और इसका इदराक तमाम सियासी जमातों को और उनके कायदीन को है, सिवाय एक शख्स के। तो इस वक्त जो आसिफ अली जरदारी साहब हों, मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, मौलाना फजल रहमान साहब, सब एक पेज पे इस लिहाज से है कि इस मुल्क को आगे लेके जाना। इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतखाबात की है। इंतखाबात में हो सकता है पीपल्स पार्टी के लहजे में कोई थोड़ी सी तलखी हो, और वो है इलेक्शन अपने वोटर्स को अपनी तरफ रागिब करना। और वो जो एंटी नवाज वोट है जो तरीके इंसाफ के पास है, वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का टारगेट इस वक्त वो है। और वो मेरा ख्याल है कि उनकी बिल्कुल सही हुकूमत अमली है बिलावल भुट्टो साहब की, क्योंकि वो उस वोटर को टारगेट करेंगे एंटी नवाज बयानिए से। लेकिन दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ के दरमियान इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि वो एक दूसरे के खिलाफ इस तरह नहीं जाएंगे कि मामलात खराब हो। दोनों ये कायदीन ये समझते हैं कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना और उन्होंने मिल के लेके जाना है। और ये मेरे जो पिछली मुलाकातें भी यहाँ हुई, इवन जब बिलावल भुट्टो साहब यहाँ लंदन में आकर नवाज शरीफ साहब से मिले थे, और जो इन दोनों का आपस में एक रिश्ता था, वो रिश्ते की बुनियाद उनकी वालदा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने डाली थी। मैं अजहर साहब माजरत एक मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वापस आता हूँ। कंवर दिलशाद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर पंजाब ऑन लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर। कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया। अभी एक सियासी जमात का तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक, और उसके बाद वो चैलेंज भी हो गया। तो वो बड़ा अजीब सा इंतखाब था जिसमें पता नहीं था वोटर लिस्टें कौन सी हैं, वो लवाजमात पूरे नहीं किए गए। अगर ऐसा केस कोई इलेक्शन कमीशन के सामने आए तो इलेक्शन कमीशन के पास क्या इख्तियारात हैं कोई फैसला करने के इस किस्म के इंतखाब के हवाले से? नहीं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में बाकायदा वसी इख्तियारात हैं और उनके पास जो सेक्शन 207 है, 208 है, 209 है और इलेक्शन एक्ट रूल जो है उसका 158, उसके मुताबिक अगर इलेक्शन नहीं हुए और पार्टी के किसी अहम शख्स ने, पार्टी के मेंबर ने, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर ने अगर इलेक्शन में दरख्वास्त दी है, चैलेंज किया है, तो इलेक्शन के पाकिस्तान सारा रिकॉर्ड तलब करेगा और रिकॉर्ड तलब करने के बाद वो देखेगा कि ये सेक्शन 207, 208, 209 और रूल 158 के मुताबिक है, इलेक्शन हुए हैं कि नहीं हुए। इसके बाद वो अपना फैसला सुनाने का मिजाज है। और अगर वो फैसला उस जमात के खिलाफ हो तो फिर इलेक्शन दोबारा कराने पड़ेंगे? अब इलेक्शन करवाने के लिए तो दोबारा हुक्म जारी करेंगे कि जी आपके इलेक्शन उसकी मुताबिक नहीं हुए हैं, तो वो तो इलेक्शन के में पाकिस्तान ने सारे जायजा लेना है
और ज्यादा लेने के बाद फैसला करेंगे। ये बड़ा सीरियस केस मामला होता जा रहा है, क्योंकि पार्टी के ही अंदर के आदमी ने, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर है इस्लामाबाद, उन्होंने दरखास्त की है। जो चैलेंज तो हो गया, चैलेंज इलेक्शन में पाकिस्तान ने एक लम्हे पे इंक्वायरी करनी है। ठीक, और जो इंतखाबी निशान का वो मुतालबा कर रहे हैं वो उसी सूरत में मुमकिन होगा जब ये केस सेटल हो जाएगा। बिल्कुल, इसमें लिखा हुआ है कि वो सिंबल उस पार्टी को दिया जाएगा जो सेक्शन 209 के मुताबिक उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं। अच्छा सर, एक तो ये हो गया, जी जी, एक तो इलेक्शन अगर कोई भी फैसला आता है दोबारा कराने का इलेक्शन कमीशन कह सकता है। अगर फिर भी वो जमात इलेक्शन कमीशन को मुतमईन ना कर सके तो बहसियत जमात उसका क्या तशख़्ख़ुस बरकरार रह सकता है या नहीं? वो तशख़्ख़ुस इसलिए आएगा वो फौरन सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर की जा सकती है, वो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि इलेक्शन अब ज्यादा दूर नहीं है, क्या आप समझते हैं कि अगर ये मामला अदालतों में चला गया तो इलेक्शन के इनेकाद से पहले इसका फैसला आ जाएगा? ये 15 दिसंबर से पहले फैसला आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इमरजेंसी हंगामी सूरत हाल पर केस सुनेगी, जैसे वो माजी में सुनती रही है जी, तो उसमें एक दिन फैसला कर देगी। बहुत शुक्रिया कमर दिल शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। वकार सती साहब, अब अजहर जावेद साहब आप और फिर वकार सती साहब आप के तहरीक इंसाफ में बहुत से अहम रहनुमा हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, परवेज़ इलाही साहब हैं, अगरचे इस वक्त वो जो है गिरफ्तार हैं और मुकदमात भुगत रहे हैं, लेकिन फिर भी आप समझते हैं कि उस जमात में उनको कोई सियासी आदमी नहीं मिला? ठीक है, उन्होंने एक सियासतदान वकील का इंतखाब किया, बहुत अच्छे सियासतदान होंगे, वकील होंगे, लेकिन पार्टी के अंदर से बहुत सी आवाज़ें आ रही हैं कि और लोग हैरान परेशान हैं ऐसा क्यों किया गया। तो आपके ख्याल में कि ये खुद ही जवाल की कहानी लिख रहे हैं तहरीक इंसाफ के सरबराह अपनी जमात की? देखिए जी, ये अलमिया रहा है कि जो तहरीक इंसाफ की जो चेयरमैन, या अब तो वो बानी चेयरमैन हो गए, जो दूसरों को माइनस करते थे आज खुद माइनस हुए, उनका ये अलमिया रहा है कि वो किसी काबिल शख्स को या एक ऐसे शख्स को जो कि एक अपनी जगह बना सकता हो, कभी भी उन्होंने इख्तियारात नहीं दिए। गुलजार साहब एक क्लासिक मिसाल थे, बल्कि बदमिसाल थे वो इस हवाले से कि उन्होंने जो पंजाब का बेड़ा गर्क किया एक ऐसे शख्स को लगा के। अब वो एक ऐसा डमी शख्स लाना चाहते थे कि जो सिर्फ उनकी बनाई हुई बात, कही हुई बात को आगे बढ़ा सके। तो ये एक बदकिस्मती है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को मौका मिलना चाहिए और ऐसे अनासर जैसा कि उनके बानी चेयरमैन है उनको पार्टी से दूर रख के, जो उनकी इंतहा पसंदाना वेरी राइट सर, पॉइंट वेल टेकन। जरा आखिरी 2 मिनट है, वकार सती साहब से मिले। जी वकार साहब। बिल्कुल अजहर ने ठीक बात की है, और इसमें थोड़ा सा अगर आप देखें तो इस फैसले से पीटीआई के अंदर जो लोग थे उनमें वो बात करें या ना करें, वो इसका इजहार करें या ना करें, बेचैनी और एक उनकी वो दिल आज़ारी ज़रूर हुई है। अगर उनके जहन में ये था साबिक चेयरमैन के कि मैं किसी वकील को लेकर आऊँगा, तो वकील इससे अच्छे, इनसे सीनियर लोग भी वहाँ वो मौजूद थे। अब एक बंदा जो कुछ साल पहले पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा हो, उसको आप ला के चेयरमैन वो बना दें, तो वो बज़ाहिर एक मजाक लगता है, नहीं है तो उसके पीछे कुछ भी उनकी हो, लेकिन इससे अदम एतमाद और बदएतमादी जो पार्टी के अंदर है डेफिनेटली वो फैलेगी। अब देखें, कोई किसी ने नहीं कहा कि सारी पीटीआई का कोई मुखालिफ नहीं है। जिन लोगों ने 9 मई में जो लोग मुलविस थे, या जिन लोगों ने साइफर वाला झूठा बयानिया खड़ा, इसके अलावा आप मुझे बताएं कि किसको टारगेट किया गया। आप ये बताएं लास्ट ईयर 2018 वाली पार्लियामेंट में कितने एमएनए एमपीएस से वो पीटीआई के कितने गिरफ्तार हुए? आप वो टिप्स पे 10, 15, 20 भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि सारी पीटीआई के खिलाफ है, कोई लोग बिल्कुल उसके खिलाफ नहीं, लोग चाहते हैं कि वो अपना किरदार अदा करें, लेकिन जो आपने बात की कि वो खुद अपने पाँव के ऊपर वो मार रहे हैं, कुल्हाड़ियाँ मार रहे हैं, तो इसका क्या करें? और ये जैसे ये वो कंवर साहब ने कहा, ये चैलेंज हो गया और ये सारा इसको जो है ना, इनको वो नल एंड वाइट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। रुबीना काइम खानी साहिबा, एक मतलब सवाल यही होगा कि इलेक्शन से पहले सियासी जमातों के बारे में गुफ्तगू बहुत ज़्यादा होती है और होती रहेगी, लेकिन जो एक जमहूरी तशख़्ख़ुस होना चाहिए, सही बिल्कुल जो मयार पे उतरता हो, वो अक्सर हमें नज़र नहीं आता। आपके ख्याल में इस पर कितना काम करने की ज़रूरत है, और क्या वाकई सियासतदान संजीदा हैं कि अपनी जमातों के अंदर भी सही तौर पर 100% जमहूरियत लेके आएँ?
देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो मैं अपनी जमात की बात करूंगी, और दूसरी पार्टीज़ में जब हम बैठते थे असम्बलीज़ में भी, और बहुत सारी मतलब जब बातें होती हैं दूसरी पार्टीज़ के हवाले से, तो हमेशा उनके वर्कर्स को, स्पेशली मेंबरान को भी जो है वो शिकायत होती है कि वो उनसे मुलाकात का टाइम जो है उनकी लीडरशिप नहीं दी जा रही। और यहाँ पर हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये है कि आप देखें कि राजा परवेज़ अशरफ एक वर्कर जिनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने, और आप देख लें कि बहुत सारी इस तरह की मिसालें हैं। जो को चेयरमैन जो है वो मखदूम अमीन फ़हीम साहब जो है 4 पीस के जो है वो बने पार्लियामेंटेरियन ग्रुप के। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे अंदर, तो मैं समझती हूँ कि जमहूरियत है, और हमारी लीडरशिप अपने वर्कर्स को स्पेशली बहुत इज्जत देती है। और मुझे खुद भी याद भी है बीबी के ज़माने से, जब हमारे घर में कोई भी इंसिडेंट होता था, कोई भी खुशी होती थी, अगर बीबी खुद नहीं आ सकती थी तो एक लेटर आता था, और बाहर से मतलब इवन वो फ़ोन करती थी मेरी वालदा को। और इसी तरह से अब जो है, जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, फरियाल तालपुर साहिबा हैं, तो वो अपने वर्कर्स का मैंने तो देखा है कि वो हमेशा ख्याल रखते हैं और उनको इज्जत देते हैं। जहाँ पर मतलब मैं समझती सती साहब, अजहर जावेद साहब, निसार चीमा साहब, गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।